गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। भारत, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। अगले 1 घंटे लगातार हम तमाम बड़ी खबरों से आपको वाकिफ कराएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें देखने का। बिहार विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे G23 के नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के घर बैठक की है। बैठक के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि बीजेपी से मुकाबले के लिए कांग्रेस को मजबूत होना होगा और पार्टी में सुधार की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के 96वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए खेल परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही पुनर्निर्मित हैप्पी वैली परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यूपी में प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ होली खेलने के लिए आज गोरखपुर जाएंगे, जहां वो एक यात्रा में शामिल होंगे जिसमें फूलों की होली खेलेंगे। इस यात्रा में देवी देवताओं की झांकियां और बैंड भी शामिल होंगे। शुक्रवार को योगी गोरखपुर मंदिर जाएंगे। आज से पंजाब का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत सभी विधायकों को विधानसभा सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर इंदरबीर सिंह निज्जर सभी नवनियुक्त विधायकों को शपथ दिलाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद कहा कि फिल्म में जो अन्याय की तस्वीरें दिखाई गई हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म आधी अधूरी है, इसमें पूरा सच नहीं दिखाया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का आरजेडी में विलय होने वाला है। 20 मार्च को इस विलय की घोषणा की जाएगी। शरद यादव ने इसकी जानकारी दी। शरद यादव ने कहा कि जनता परिवार को फिर एक बार साथ लाने के लिए यह पहल है। चीन समेत कई देशों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। इसे लेकर भारत के भी अलर्ट मोड में आ गया है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सैंपल्स की तेजी के साथ जीनोम सीक्वेंसिंग करने के निर्देश भी दिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन से वापस आए छात्रों को देश के कॉलेजों में बाकी पढ़ाई पूरी कराने के लिए सुझाव दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो मेडिकल काउंसिल को भी पत्र लिखेंगे। पश्चिम बंगाल के परगना में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। पटना के पाटलिपुत्र में एक बड़े अपार्टमेंट में होली मिलन समारोह के दौरान शराब पार्टी चल रही थी। सूचना लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोग बड़े घरानों से ताल्लुक रखते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट कॉलेज में पढ़ाते हैं। राजस्थान के अलवर में स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे बच्चों के सामने अश्लील डांस किया गया। कार्यक्रम में विधायक बलजीत यादव सहित ब्लॉक स्तर तक के शिक्षा अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन किसी ने कार्यक्रम को रोकने के लिए नहीं कहा। राजस्थान के पाली जिले के दाना सनी गांव में एक लड़की शादी नहीं करना चाहती थी और आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन पंच परिवार पर शादी के लिए दबाव बना रहे थे। जब लड़की और परिजन नहीं माने तो उनका समाज से बहिष्कार कर दिया गया। साथ ही 3 लाख रुपए का दंड भी लगाया गया। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के 22 दिन हो गए हैं, लेकिन रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है। यूक्रेन के खार्किव में रूस की तरफ से की गई बमबारी में फूड डिपो में आग लग गई, जिसे बुझाने में 2 दमकल कर्मी जख्मी हो गए। डोनेट्स्क के मेकेवियोका शहर में मिसाइल अटैक किया गया है। रिहायशी इलाके में किए गए इस अटैक से एक अपार्टमेंट और कारें तबाह हो गई। इस हमले में 3 बच्चों समेत 10 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं रूसी न्यूज एजेंसी का कहना है कि यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से मिसाइल दागी गई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बड़ा फैसला सुनाया है। आईसीजे ने रूस को तुरंत युद्ध रोकने का आदेश दिया। इसके साथ ही रूस समर्थित देशों से मामले में दूरी बनाए रखने के लिए कहा है। आईसीजे के लिए इस फैसले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुशी जाहिर की है। जापान में बुधवार को 7.3 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र जापान की राजधानी टोक्यो के 297 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। जोरदार झटकों के बाद एक की मौत हो गई और 88 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। चीन के बढ़ते तनाव के बीच ताइवान की सेना ने बाहरी द्वीप गोंडिंगन पर लाइव फायर ड्रिल की है। वीडियो में सैनिकों को एंटी एयरक्राफ्ट गन और तोपों से फायरिंग करते देखा जा सकता है। आईपीएल से पहले बीसीसीआई ने आईपीएल के नियमों को कड़ा कर दिया है। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही एक मैच के लिए बैन और टीम के अंक तक काटे जाएंगे।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है, जिसके बाद वेस्टइंडीज के जैसन होल्डर की 393 रेटिंग हो गई और जोनो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। इससे पहले रविंद्र जडेजा नंबर 1 पर थे। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत को हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड की टीम ने भारत को 4 विकेट से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 135 रनों का टारगेट दिया था, जिसे इंग्लैंड की टीम ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने इतिहास रचा। झूलन गोस्वामी वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बनी। उन्होंने विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की है। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स कमाई के नए रिकॉर्ड बना चुकी है। फिल्म ने अब तक 60 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म रिलीज होने के 5वें दिन फिल्म ने 18 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर जल्द ओटीटी डेब्यू करने वाली हैं। करीना जापानी राइटर कीगो हियाशिनो के उपन्यास द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स पर आधारित एक मर्डर मिस्ट्री में नजर आएंगी। फिल्म का डायरेक्शन सुजॉय घोष ने किया, ये जानकारी मिली। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की मां के खिलाफ 21 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुकाने पर जमानत वारंट जारी हुआ है। कोर्ट ने शिल्पा शेट्टी, उनकी मां का और बहन शमिता को धोखाधड़ी के मामले में समन जारी किया था। बॉलीवुड दबंग सलमान खान जल्द ही साउथ की फिल्मों में डेब्यू करने वाले हैं। सलमान चिरंजीवी की गॉडफादर में नजर आएंगे। चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर सलमान के साथ एक फोटो भी शेयर करते हुए सलमान खान का स्वागत किया है। और देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें आपने देख ली। अब रुक करते हैं कुछ और अहम और बड़ी खबरों का। विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में भगवंत मान की ताजपोशी हो गई है। कल शाम उन्होंने सूबे का कार्यभार संभाला। कल शपथ लेने के बाद आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का पहला बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इधर यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में बीजेपी ने जीत का झंडा बुलंद किया है, लेकिन अभी सरकार का गठन होना बाकी है। यूपी में योगी कैबिनेट की तस्वीर क्या होगी, कौन चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, इसे लेकर बीजेपी का मंथन चल रहा है। तो वहीं 5 राज्यों में बुरी तरह हारी कांग्रेस पार्टी में हार पर अभी भी हाहाकार मचा हुआ है। पार्टी के असंतुष्ट नेताओं का गुट G23 बैठकें कर रहा है, हार पर मंथन कर रहा है और 2024 के लिए पार्टी को सलाह दे रहा है। तो 3 बड़ी राजनीतिक खबरों से हमने बुलेटिन की शुरुआत की है। मान सरकार ने कल शपथ ग्रहण किया। आज बजट सत्र का पहला दिन है, आज से कामकाज शुरू हो गया है और हार पर मंथन कांग्रेस कर रही है। 5 राज्यों में बुरी तरह हारी है कांग्रेस। इस बीच जो G23 गुट के नेता हैं वो अलग से मंथन कर रहे हैं किस तरह से पार्टी बेहतर काम करे, कैसे पार्टी मजबूत हो। और बीजेपी की जो कैबिनेट है अभी उसने शपथ नहीं ली है। आज गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ होंगे, भगवा होली खेलने वाले हैं, नरसिंह देव की पूजा में शामिल होंगे, होलिका मां की पूजा में शामिल होंगे और उम्मीद यह है कि होली के बाद योगी आदित्यनाथ की जो कैबिनेट है वो शपथ ले सकती है। बड़ा चैलेंज होगा कि कैबिनेट में नए चेहरे कौन होंगे। इधर यूपी में योगी की नए कैबिनेट को लेकर कल दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष शामिल हुए। उनके अलावा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में यूपी में सरकार गठन को लेकर चर्चा के साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों पर मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने राज्य में होने वाले MLC चुनाव पर भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा की है। विधान परिषद की 36 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया। यूपी में विधान परिषद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश की 36 विधान परिषद की सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान होना है। आपको बता दें कि जिन 36 सीटों पर MLC चुनाव होने वाले हैं उनमें 30 सीटें अभी तक समाजवादी पार्टी के पास थीं। तो MLC प्रत्याशियों पर चर्चा हो ही रही है कि इन बड़े चेहरों को जगह मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद डिप्टी सीएम का पद होगा या नहीं होगा, इस पर चर्चा हो रही है और कैबिनेट में किन नए चेहरों को क्या क्या जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, इस पर भी केंद्रीय नेतृत्व से योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की है। 2 दिन दिल्ली में थे, तमाम बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। जेपी नड्डा से मिले, PM मोदी से मिले, राजनाथ सिंह से मिले, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। BL संतोष जो संगठन के महामंत्री हैं, जो RSS और पार्टी के बीच सामंजस्य बिठाकर रखते हैं, उन सब से योगी आदित्यनाथ मिले और मशवरा किया। इधर 5 राज्यों में कांग्रेस के हार का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब पार्टी नेतृत्व से लेकर राज्य इकाई तक के दिग्गज तलाश रहे हैं। इधर G23 गुट के नेता भी पार्टी की हार पर मंथन कर रहे हैं। कल भी देर रात तक एक बैठक हुई। ये बैठक कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के घर पर हुई। बैठक में कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। इसके बाद G23 गुट की तरफ से बयान भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक पार्टी नेताओं ने कुछ सुझाव दिए हैं जिन्हें 2024 के लिए अपनाया जा सकता है। खबर है कि पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद इन सुझावों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जल्द मुलाकात भी कर सकते हैं। तो हार पर मंथन चल रहा है। अंदर खाने भी
ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अंदर खाने भी जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उनका विरोध चल रहा है। G23 इस वक्त बेहद मुखर है और वो पार्टी की गतिविधियों, काम करने के तरीके, सलीकों पर बातचीत कर रहा है और फोकस सिर्फ इतना है कि आखिर पार्टी को कैसे मजबूत स्थिति में लाया जा सके। इधर G23 गुट के जो नेता हैं वो लगातार कांग्रेस की अंदरूनी पॉलिटिक्स का विरोध कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर राहुल और प्रियंका और सोनिया हटेंगे तभी तो किसी और नेता को मौका मिलेगा। इस बीच अशोक गहलोत ने उन्हें कहा कि भाई आपको कांग्रेस की ABCD नहीं आती है, इसलिए आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो G23 गुट का बयान क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं फटाफट। कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी है, लगातार हार हो रही है जिससे पार्टी की स्थिति खराब हुई। बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक मजबूत विकल्प बनाने की जरूरत है। कांग्रेस समान विचारधारा वाले दलों से बात करे, हालांकि कोशिश पहले भी हुई थी लेकिन बात नहीं बन पाई। विश्वसनीय विकल्प के लिए राह तैयार होनी चाहिए, यानी जो विश्वसनीय लोग हैं, जिन जो पार्टी को लीड कर सकते हैं, उन पर बात होनी चाहिए। कलेक्टिव इंक्लूसिव लीडरशिप पर जोर है, यानी नेता ऐसा हो जो पार्टी को आगे ले जाए। निर्णय लेने वाले का मॉडल अपनाना एकमात्र रास्ता है, यानी जो निर्णय लिए गए इन चुनाव के दौरान उसने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो पंजाब की बात रही हो, चाहे वो गोवा की बात रही हो या फिर उत्तराखंड की। तो इन बड़ी राजनीतिक खबरों के बाद अब वक्त हो चला हमारे स्पेशल न्यूज सेगमेंट 1 मिनट का, जिसमें हम आपको 1 मिनट के भीतर देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें बताते हैं। पहली खबर पंजाब से। 18वें मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब के लिए शपथ लेने के बाद भगवंत मान सूबे के नए CM तो बन गए। आज पंजाब में नई सरकार का पहला बजट सत्र भी होगा। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर देखिए। पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद भगवंत मान सूबे के नए CM बन गए हैं। तो आज पंजाब में नई सरकार का पहला बजट सत्र शुरू होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भगवंत मान सूबे के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आज सूबे में नई सरकार का पहला बजट है और मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब के नए नवेले CM भगवंत मान ने लोगों से अपील करते हुए देश न छोड़ने की अपील की और कहा कि बेरोजगारी से लेकर खेती तक, व्यवसाय से लेकर स्कूल तक से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। भगवंत मान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बधाई दी, साथ ही आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार राज्य के विकास के लिए उनकी सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए उन्हें भेजे गए निमंत्रण की एक तस्वीर पोस्ट की। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 की टीम लगभग तैयार है। बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है और औपचारिक ऐलान से पहले हर साल की तरह इस बार भी सूबे के कार्यवाहक मुख्यमंत्री की होली गोरखपुर में होगी। कैसी होगी ये होली, 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में जीत की खुमारी है, तो शानदार जीत के बाद सूबे के कार्यवाहक CM योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में हैं। बड़ी जीत के बाद गोरखपुर में योगी भगवा होली खेलेंगे। शाम 4 बजे गोरखपुर के पांडे हाता चौराहे से होलिका दहन तक यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। यात्रा में फूलों की होली भी खेलेंगे। यात्रा में देवी देवताओं की झांकियां और बैंड को भी शामिल किया जाएगा। योगी आज से 3 दिन की यात्रा पर गोरखपुर में ही होंगे। कल वो गोरखनाथ मंदिर में रहेंगे और शनिवार को राष्ट्रीय सेवक संघ और श्री होलिकोत्सव समिति महानगर के परंपरागत रूप से निकाली जाने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल होंगे। ये शोभा यात्रा घंटाघर से निकलकर 8 किलोमीटर के दायरे के अलग अलग इलाकों में घूमकर फिर घंटाघर आकर खत्म हो जाएगी। इस मौके पर व्यवस्था में लगे जिम्मेदार अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी देश को एक नया खेल परिसर और पुनर्निर्मित हैप्पी वैसी परिसर समर्पित करेंगे। तो मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी के 96वें सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रम के समापन कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर। आज देश को मिलेगा एक नया खेल परिसर और पुनर्निर्मित हैप्पी परिसर भी राष्ट्र के नाम हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज एक कार्यक्रम के दौरान दोनों ही चीजें देश को समर्पित कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के 96वें सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रम के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री का ये संबोधन दोपहर 12 बजे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा।
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का 96वां बुनियादी पाठ्यक्रम मिशन कर्मयोगी पर आधारित है और पहली बार इसे सामान्य बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम को मिशन कर्मयोगी के नाम से जाना जाता है। इसका लक्ष्य सिविल सेवा क्षमता निर्माण के माध्यम से शासन में सुधार करना है। इस पाठ्यक्रम में विभिन्न सेवाओं के 488 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और अब बात हिजाब विवाद की। हिजाब विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने असंवैधानिक करार दिया तो आज कर्नाटक बंद का आह्वान भी किया गया। पूरी खबर 1 मिनट के भीतर देखिए। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम धर्मगुरु नाराज हैं। उनकी नाराजगी से लगता यही है कि ये विवाद जल्द खत्म नहीं होने वाला है। कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज कर्नाटक में बंद का ऐलान किया गया है, जिसका सीएफआई ने समर्थन किया है और कोर्ट के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। आपको बता दें कि हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, जिसमें उन्होंने एक तरफ स्कूल में यूनिफॉर्म को अनिवार्य बताया तो वहीं दूसरी तरफ हिजाब को इस्लाम का अभिन्न अंग मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्कूल कॉलेज में जो भी यूनिफॉर्म अनिवार्य की जाती है तो छात्रों को उसे मानना होगा। लेकिन इस फैसले का विरोध कर रही छात्राएं नाराज हैं और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील संजय हेगड़े ने कहा कि कई ऐसी छात्राएं हैं जिन्हें परीक्षा देनी है। इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन सीजीआई ने सोमवार को सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि हम बाद में सुनवाई के लिए तारीख देंगे। हालांकि खबर यह है कि होली के बाद हिजाब विवाद पर कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरें अभी बहुत सारी बाकी हैं। जल्द लौटते हैं।